अस्सलाम वालेकुम। आज इंस्पायरिंग पाकिस्तानी की इस एपिसोड में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, इनका नाम डॉक्टर शकील अंजुम है। ये रूमाटोलॉजी में कंसल्टेंट हैं। ये आयरलैंड में काम कर चुके हैं, उसके अलावा स्कॉटलैंड और फिर इंग्लैंड में इन्होंने काम किया है। आजकल ये पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा और ये अपने यंगस्टर्स को जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं उनको क्या गाइडलाइंस देते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकाला है, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यासर, बहुत शुक्रिया। नाइस टू टॉक टू यू। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ज़रा बताएं मुझे थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैंने MBBS जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया। उसके बाद मैं मूव कर गया यहाँ से आयरलैंड फॉर फर्दर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। फिर आयरलैंड में इंग्लैंड एज कंसल्टेंट मैंने काम किया है कुछ अर्सा, और अभी रिसेंटली मैं जो है वापस पाकिस्तान आया हूँ और यहाँ पे शुरू की। दुनिया में रूमेटोलॉजी की क्या प्रैक्टिसेस हैं और पाकिस्तान में ये किस तरह प्रैक्टिसेस चल रही हैं? रूमेटोलॉजी एक फील्ड है मेडिसिन की, जिसमें हम जोड़ों की जो बीमारियां हैं या पट्टों की बीमारियां, हम अगर सिंपलेस्ट वे में इसको कहें, उनका इलाज करते हैं। स्पेशली वो वाली बीमारियां जिनमें जोड़ों में या पट्टों में सोजश हो जाती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, गेंठिया एक बोलते हैं हम जोड़ों की बीमारी, उसमें सोजश हो जाती है। ये ज्यादातर यंग लोगों को होती है, यंग पॉपुलेशन, स्पेशली जो यंग फीमेल्स हैं उनको होती हैं। तो इनकी कह रहे हैं कि बुरी बात यह है, ये बड़ी यंग एज में लोगों के जोड़ जो हैं उनको तबाह कर देते हैं, माजूर कर देती हैं लोगों को। आज से कोई 20 साल पहले तक तो इन बीमारियों का बहुत ज्यादा इलाज नहीं था, लेकिन पिछले 25-30 साल में बहुत सी दवाइयां ऐसी आ गई हैं, बहुत रिसर्च हुई है, और अब इन बीमारियों का अगर टाइम पे इलाज शुरू कर दिया जाए तो जो है ना, जोड़ों को जाया होने से बचाया जा सकता है। दुनिया में पोजीशन ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक एक स्पेशलिस्ट है रूमेटोलॉजी का, रूमेटोलॉजिस्ट हर 80,000 की एक जो पॉपुलेशन है 80,000, उसके लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट है। तो उस हिसाब से आप देख लें, हमारी जो तकरीबन 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 3,000 से ज्यादा रूमेटोलॉजिस्ट यहाँ होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी नेग्लेक्टेड स्पेशलिटी है। अभी तक कोई 70 के अराउंड रूमेटोलॉजिस्ट हैं पूरे मुल्क में, और वो भी आप कह रहे हैं कि कोई इनमें से आधे के हैं जो बाहर से ट्रेन होके आए हुए हैं, बाकी कुछ जो हैं जो यहाँ पे लोग ट्रेन होके आए हैं उन्होंने आगे। तो ये 70 भी जो मैं कह रहा हूँ रूमेटोलॉजिस्ट हैं, ये मेनली बड़े शहरों में कंसंट्रेटेड हैं। मेरा ख्याल है कम से कम 60 को जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ही है। बाकी कोई, आप जैसे मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया, मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने होम टाउन में वापस जाया जाए, जरूरत भी है। लोगों को उम्मीद है इससे फायदा होगा, और पहले मैं भी अपने होम टाउन में अपनी फैमिली के पास वापस आ गया। इसी तरह कुछ 2-4 लोग फैसलाबाद में बैठा है, कोई शायद एक भावलपुर में है। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान में अभी तक ये बड़ी नेग्लेक्टेड स्पेशलिटी है। तो जब इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है सच मौजूद नहीं है, तो मरीज बेचारे की तो मजबूरी है, उस बीमार हो गया तो उसको तो जहाँ भी वो किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, या वो गली मोहल्ले में कोई क्वैक बैठा है, हकीम बैठा है, उसके पास चला जाएगा। तो फिर जितना कुछ बंदे के पास नॉलेज है, डिपेंडिंग ऑन के मरीज बेचारा कहाँ गया, उतना का इलाज होता है। लेकिन मोस्टली मैंने अब तक जो यहाँ पे मरीज देखे हैं, जाहिर है जब स्पेशलिस्ट नहीं ट्रीट कर रहे तो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट नहीं होती है, और लॉन्ग रन जाहिर है उसके फिर आउटकम अच्छे नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग्स हो रही है रूमेटोलॉजी की? कुछ हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज करा रही हैं? जी, पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग है, लेकिन बड़े ही महदूद पैमाने पे। मसलन कोई एक हॉस्पिटल शायद है पूरे KP में, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, वो भी हमारे कोलीग ही थे, डॉक्टर साहब कुछ पहले वापस आए। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, तो पंजाब में ऐसा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में रूमेटोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है। एक मेरे इलम में है जो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में है, उसके अलावा पूरे पंजाब में ऐसा रूमेटोलॉजिस्ट की पोस्ट है ही नहीं। बाकी कुछ सिंध में और ट्राइबल एरिया में है। जहाँ मेरे इधर में मेरा कुछ 6-7 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोई ट्रेनिंग इसकी हो रही है। तो वो है कि हमें हजारों स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जितनी पॉपुलेशन है। मेरा ख्याल है कि ये ना होने के बराबर ही है।
सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो यंगस्टर्स मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हैं, इनको क्या आप एडवाइस कर रहे हैं? किस तरह की स्पेशलिटीज़ को इनको टारगेट करना चाहिए? आपको पता है पाकिस्तान में मोस्टली लोगों की ख्वाहिश, डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूएस या यूके में, ऑस्ट्रेलिया में अपनी ट्रेनिंग्स करें, निकालें। और इन अ वे ये अच्छा भी है कि मतलब आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए, प्रैक्टिसेस का आपको पता होना चाहिए। तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? जी, बिल्कुल जो लोग जाना चाहते हैं बाहर, एंथुसियास्टिक हैं, इस बारे में ज़रूर जाना चाहिए और बहुत फ़ायदा होता है। ना सिर्फ ये कि आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रूमिंग होती है, बाकी भी जब आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाके रहते हैं, एज़ पर्सन मैं समझता हूँ आपकी बहुत जो है ग्रूमिंग होती है। बाकी ये है कि किस मुल्क में जाना चाहिए, ये भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मसलन आपका जो है ज़्यादा किस स्पेशलिटी की तरफ आपका रुझान है। आप सर्जन बनना चाहते हैं, सर्जरी में फिर आप आगे क्या लेना चाहते हैं। आप फिज़िशियन बनना चाहते हैं, फिज़िशियन में आपकी आगे क्या वो है। और फिर ये मज़ीद ये कि क्या आप बाहर जाके वहीं स्टे करना चाहते हैं या वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्योंकि जब फिर उसमें एक चीज़ आप ये भी देख लेते हैं कि अगर मैंने पाकिस्तान ही वापस आना है, तो आपका अगर खुद पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा किसी एक स्पेशलिटी की तरफ रुझान नहीं है, तो आप कोई ऐसी स्पेशलिटी चूज़ करते हैं जिसकी वापस में यहाँ डिमांड हो, जहाँ पे आप इज़िली जो है उसमें आके एक्सेल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही डिसाइड होता है कि आपको किस जगह जाना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए और इसका बहुत फ़ायदा होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में तो एक और काम हुआ है पिछले क्योंकि 15-20 साल में मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो हमारी आगे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है या पढ़ने की ट्रेनिंग है, उसके लिए अस्पताल इतने नहीं बढ़े, इतनी ट्रेनिंग पोस्ट नहीं बढ़ी। तो अब लोग हैं वो स्पेशलाइज़ेशन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर पोस्ट बहुत कम है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग अपडेट हो भी नहीं सकते आप पाकिस्तान में। तो बाहर क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने भी हैं, तो बिल्कुल जाना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि पीएमडीसी कितनी हेल्पफुल होती है आप जैसे लोगों को फैसिलिटेट करने में। आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन बट आई नीड योर आंसर। पीएमडीसी हो या कोई भी इदारा हो पाकिस्तान में, आपको पता ही है स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, तो ज़ाहिर है कोई बहुत अच्छा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होता। और पीएमडीसी जो थी अब खैर ये चेंज कर दिया, कुछ महीने पहले इन्होंने नया इदारा एक बना दिया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन जब मैं आया हूँ तो पीएमडीसी ही थी, तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी तंग होना पड़ा। उसमें ये है कि अगर तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं कहीं भी किसी हॉस्पिटल में बैठ के, तो उसमें तो कोई आपकी राह में वो नहीं। अगर आप जॉइन करना चाहते थे कोई मेडिकल कॉलेज कि आप आगे लोगों को ट्रेन कर सकें, तो उसमें ज़ाहिर है कोई पीएमडीसी की एलिजिबिलिटी चाहिए थी। उसका उनका जो प्रोसेस है बंदे को यकीन नहीं आता कि हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं। मैंने यूके में रजिस्ट्रेशन कराई, आयरलैंड में कराई, मिडल ईस्ट के 1-2 कंट्रीज़ में। लिटरली 2 वीक्स के अंदर वो सारे पेपर प्रोसेस कर देते थे। पाकिस्तान से भी मेरी हर चीज़ वो वेरीफाई कर लेते थे, बाहर से भी। यहाँ पे बड़ा ही अभी तक अजीब-सा उनका एक प्रोसेस था कि वो जो है ना अभी तक थ्रू ईमेल्स या जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करने का कोई ट्रेंड नहीं। आप जो है आप सर्टिफिकेट जो है उनको वेरीफाई करने के लिए फॉरेन ऑफिस जो है वो आयरलैंड में पाकिस्तान की एम्बेसी भेजेगा, पाकिस्तान की एम्बेसी हॉस्पिटल में भेजेगी। एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस था और मैं जानता हूँ मुझे खुद 2 साल लगे और बहुत से मेरे ऐसे कोलीग हैं जिनके 3-3 4-4 साल ये वेरीफाई होते ही लग गए ना। अभी ख़ैर ये है कि इन्होंने एक नया इदारा बनाया है, तो लेट्स सी वी होप कि चीज़ें बेहतर होंगी और जैसे बाकी दुनिया सारी। आई थिंक आप जैसे लोगों से इनको इनपुट लेनी चाहिए जो कि डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और फिर इस ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करते हैं। यू आर द राइट पर्सन जो कि मतलब इतनी प्रिविलेजेस को छोड़कर पाकिस्तान में आके कोशिश कर रहे हैं सर्व करने की। उनके लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए और ये जो डिजिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट लेके गवर्नमेंट आ रही है इसको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहिए। ज़रा मुझे बताएं कोविड की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? कोविड की जी अभी 3rd वेव हमारी चल रही थी। थैंकफुली अब पिछले कोई 2-3 हफ्ते से केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, तो वी होप के आने वाले कुछ हफ्तों में उम्मीद है ये वेव गुजर जाएगी
बाकी वैक्सीनेशन का भी गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है सेंटर्स पे। अभी भी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, वैक्सीन करा के आए थे। थोड़ा सा अवाम में हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वैक्सीन के बारे में, लोग लगवाना नहीं चाहते। वैक्सीन सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, लोगों बिल्कुल। वैक्सीन मौजूद है, लोग लगवाने वाले नहीं है। शायद मेरा ख्याल है पिछले इतने महीनों में 6 महीनों में एक आध बार हुआ है कि एक आध दिन के लिए शायद वैक्सीन शॉर्ट हुई हो, अदरवाइज वैक्सीन का कोई इशू नहीं। तो उसमें यही है, मैं तो लोगों को बिल्कुल एनकरेज करता हूँ, जो पेशेंट आता है, इवन पेशेंट के साथ जो लोग होते हैं, कि भई आप वैक्सीन लगवाएँ। जब तक बहुत सारे लोगों की वैक्सीनेशन नहीं होगी कम्युनिटी में, अनफॉर्चुनेटली चांस ये है कि ये बार-बार वेव्स आती रहेंगी और हम कब तक इसको जो है ना करते रहेंगे। बिल्कुल। एनीवे ये वाली वेव तो लग रहा है कि अभी आहिस्ता-आहिस्ता। चलें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और लोगों को वैक्सीन करानी चाहिए। आप इसके बारे में कोई मैसेज देना चाहें लोगों को एनकरेज करने के लिए तो प्लीज़? जी बिल्कुल, उसमें यही है कि जब तक बहुत सारे लोगों की तकरीबन 70% जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उनकी वैक्सीन नहीं हो जाती, थोड़े बहुत लोगों के वैक्सीन कराने का फ़ायदा नहीं है। ये बार-बार होती रहेगी, आती रहेगी इसकी। और उसमें अब तो इस स्टेज पे 1.5 साल गुज़र गया है। शुरू में तो लोगों को बड़ी गलतफ़हमियाँ थी कि पता नहीं ये बीमारी है भी, नहीं भी है। अब तो तकरीबन हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला इसका शिकार भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला डेथ्स भी हुई हैं। तो बेहतर यही है कि वैक्सीन कराई जाए, आप खुद भी इसी तरह सेफ होंगे, आपकी फैमिली भी सेफ होगी। इन द लॉन्ग रन हमारी कम्युनिटी और कंट्री भी इसी तरह से बच सकता है बीमारी से। थैंक यू सो मच शकील भाई, आपने वक़्त दिया है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि हमने इसको बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए रखा हुआ है। तो मैं आपसे मज़ीद एक नशिस्त और करूँगा इंशाअल्लाह ताला, जिस पे हम आपके प्रोफ़ेशन के मुतालिक जो पाकिस्तान में कॉमनली इश्यूज़ आ रहे हैं जॉइंट्स के, हम आपसे पूछेंगे कि आप उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज़ेज़ आप सजेस्ट करते हैं और कैसी प्रैक्टिसेस वो करके तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप ट्रू इंस्पिरेशनल पाकिस्तानी हैं। तो तो